हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नव उदारवाद के एक भाग स्वेच्छातंत्रवाद के बारे में आपको बताया था। नव उदारवाद के दो प्रकार माने जाते हैं, जिसमें एक स्वेच्छातंत्रवाद है और दूसरा समतावाद है। स्वेच्छातंत्रवाद की बात हमने पिछली क्लास में की थी। स्वेच्छातंत्रवादी के बारे में आपको बताया था कि ये समाज कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं और बाजारवाद का समर्थन करते हैं। और स्वेच्छातंत्रवादी नकारात्मक उदारवादियों का समर्थन करते हैं। ये मान लो कि उसी का ही एक नया नाम है। जो उदारवाद का जो पहला चरण था नकारात्मक उदारवाद, उसी का ये नया नाम अपन स्वेच्छातंत्रवाद मान सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया गया था और व्यक्ति को प्राथमिक माना गया था। स्वेच्छातंत्रवाद के चार विचारक हमने आपको बताए थे, हेयक, रॉबर्ट नोजिक, फ्रीडमैन और आइजिया बर्लिन। अब हम नव उदारवाद की जो दूसरी धारा है, दूसरा प्रकार है समतावाद, उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। और वर्तमान में उदारवाद का यही रूप विश्व में लागू है। वर्तमान में उदारवाद का समतावादी जो रूप है वही पूरे विश्व में लागू है। समतावाद की क्या क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में हम भी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं समतावाद के विचारक कौन कौन से हैं। समतावाद के विचारक हैं प्रमुख जॉन रॉल्स, सीबी मैकफर्सन और ड्रोकेन। ये प्रमुख समतावादी विचारक हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समतावाद के प्रमुख तत्व क्या हैं, किस बातों पर वो बल देते हैं। पहला, समतावादी को हम सकारात्मक उदारवाद का नया रूप भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है जो हम आगे चर्चा कर लेंगे। भाई, स्वेच्छातंत्रवाद तो नकारात्मक उदारवाद का नया रूप हो गया और समतावाद सकारात्मक उदारवाद का ही एक नया नाम है, उसका ही नया रूप है। तो समतावाद के मूल तत्व क्या हैं? समतावादी कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। हाँ, पहले जो कल्याणकारी राज्य था सकारात्मक उदारवाद में, उससे थोड़ा सा ये भिन्न है। पहले जो कल्याणकारी राज्य था उसमें उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की बात की जाती थी, लेकिन समतावादी उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की बात को स्वीकार नहीं करते। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। दूसरा, बाजारवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर बल देते हैं समतावादी, और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। और तीसरा, प्रगतिशील करारोपण पर बल देते हैं। समतावादी भी प्रगतिशील करारोपण पर बल देते हैं, स्वेच्छातंत्रवादी प्रगतिशील करारोपण का विरोध करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनमें अंतर है। और चौथी जो मूल तत्व है समतावाद का, वो है स्वतंत्रता और समानता, दोनों पर समतावाद में बल दिया जाता है। यानी समतावादी ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन और वंचित वर्गों को भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। यानी ये क्षमतावान लोगों की भी बात करते हैं, और जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके अवसर की बात भी इसमें की जाती है। क्योंकि समतावाद समाज को एक चैन की भांति मानता है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न विभिन्न कड़ियाँ हैं। तो इनका मानना है कि वे जब चैन की सारी कड़ियाँ मजबूत होंगी, यानी गरीब और अमीर, तो वो चैन मजबूत होगी समाज की। अन्यथा अगर कुछ कड़ियाँ कमज़ोर होंगी, कुछ कड़ियाँ शक्तिशाली होंगी, तो पूरी चैन तो क्या होगी, कमज़ोरी तो होगी, क्योंकि इन्होंने पूरे समाज को एक कड़ी चैन माना है। तो चैन की सारी जो कड़ियाँ हैं, समाज के जो सारे लोग हैं, वो अगर समर्थ होंगे तो ही वो समाज अच्छा माना जाएगा, अन्यथा वो समाज कमज़ोर ही होगा।
और समतावादी उन विचारों का कड़ा विरोध करते हैं जो स्वतंत्रता के नाम पर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते। समतावादी स्वतंत्रता पर भी बल देते हैं और समानता के ऊपर भी बल देते हैं, न्याय के ऊपर भी बल देते हैं। तो समतावादियों का यही मानना है कि स्वतंत्रता भी मिले और साथ में समाज में जो विषमताएं हैं उनका भी निवारण होना चाहिए। तो ये समानता और स्वतंत्रता दोनों पर ही बल देते हैं। अब ये समतावाद की बात आई क्यों? जब स्वतंत्रवाद आया उसके बाद में समतावाद क्यों आया? तो समतावाद में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए उदारवादियों ने अपने विचारों को फिर बदल लिया और समतावाद के रूप में वो सामने आए। तो स्वतंत्रवादियों की क्या कमियां थी? क्योंकि स्वतंत्रवाद में स्वतंत्रता के नाम पर, जैसे नोम चोम्स्की ने कहा है कि नव उदारवादियों ने उदारवादी विचारधारा के द्वारा नव कॉरपोरेटवाद को आगे बढ़ाया। नव कॉरपोरेटवाद का क्या अर्थ है कि औद्योगिक घरानों के लाभ के लिए ही नव उदारवादी विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं उस स्वतंत्रता से औद्योगिक घरानों को तो लाभ हो रहा है, समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। यानी उद्योगों से, बाजार से जो सारा का सारा लाभ हो रहा है वो केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जैसे स्मार्टफोन सैमसंग, है ना, ये कंपनियां सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन्हीं को ही सारा का सारा लाभ हो रहा है। गरीब और वंचित वर्गों को नव उदारवादी विचारों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। नव उदारवादी विचारधारा के द्वारा बाजारवाद या पूंजीवाद को बढ़ावा देने के कारण सामाजिक वस्तुएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भी आजकल बाजार में बिक रही हैं, जिसके कारण समाज के वंचित वर्ग के लोग मूलभूत चीज़ों को भी नहीं पा रहे हैं और स्वतंत्रता के नाम पर विशेष वर्ग को ही विशेषाधिकार प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी आलोचनाओं के कारण, इन कमियों के कारण समतावाद का रूप हमारे सामने आया, जिसमें स्वतंत्रता को तो महत्व दिया ही दिया जाता है, जैसे नव उदारवाद में दिया जाता है। सामाजिक न्याय और समानता की बात भी इसमें की जाती है और समतावाद में व्यक्तियों की कार्य कुशलता को भी महत्व दिया जाता है, उनकी क्षमता को भी महत्व दिया जाता है और साथ साथ समाज के वंचित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं का वितरण की बात भी इसमें की जाती है। यानी व्यक्ति की क्षमता और स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता की बात भी इसमें की जाती है। जैसे जॉन रॉल्स और ड्रोकिन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समर्थन किया है। दोनों ही विचारक समतावादी हैं और इनके अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना ही चाहिए। कल्याणकारी राज्य के द्वारा संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोका जा सकता है। और जॉन रोल्स ने तो यहाँ तक कहा कि समाज में जो लोग न्यूनतम स्थिति में रहते हैं, यानी जो लोग गरीब हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को सामाजिक वस्तुएं उपलब्ध कराना ही चाहिए। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार के विचार रॉबर्ट ड्रोकिन ने दिए। उन्होंने कहा कि अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। और इसी प्रकार के विचार भारतीय मूल के विचारक अमर्त्य सेन ने भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य का कार्य लोगों की क्षमताओं में वृद्धि एवं उनका मानवीय विकास करना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान विश्व में जो उदारवाद का रूप प्रचलित है वो है समतावाद, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि
उसकी कार्य कुशलता को तो महत्व दिया ही दिया जाता है, जैसे कि नव उदारवाद में दिया जाता है, बल्कि जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी सामाजिक सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। यानी स्वतंत्रता, समानता और न्याय तीनों के ऊपर समतावाद में बल दिया जाता है, तीनों की बात की जाती है। भाई स्वतंत्रता देंगे तो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकेगा। और सामाजिक न्याय का मतलब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा की जाती है। तो जो क्षमतावान लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, और जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और इसमें समाज को एक चैन ही माना है, जिसमें हर कड़ी इम्पोर्टेंट है। समाज तो चैन है और कड़ियाँ हैं जो वो व्यक्ति हैं। तो जब चैन की सभी कड़ियाँ मजबूत होंगी तो ही तो कोई चैन मजबूत होगी। अगर कुछ कड़ियाँ कमज़ोर होंगी, कुछ लोग समाज में गरीब वंचित होंगे, तो समाज भी क्या होगा, दूषित समाज होगा। तो इस प्रकार प्रगतिशील करारोपण के ऊपर बल देकर, जिसमें गरीब लोगों का ध्यान रखा जाता है। प्रगतिशील करारोपण का मतलब जो धनवान लोग हैं उन पर कर लगाया जाता है, और उस कर से गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है, और समाज की हर कड़ी का ध्यान उसमें रखा जाता है। तो ये आपको तीन चरण उदारवाद के हमने बता दिए, जिसमें पहला चरण था नकारात्मक उदारवाद, जिसको हम परंपरागत उदारवाद भी कह सकते हैं, और जिसका नाम शास्त्रीय उदारवाद भी है, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल देता है, और पुलिस राज्य की बात उसमें की जाती है। संविधानवाद, विधि के शासन, हस्तक्षेपवादी राज्य, बाजारवादी समाज, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की बात प्रथम चरण में की जाती है। दूसरा जो उदारवाद का चरण आया उसका नाम है सकारात्मक उदारवाद, जिसको हम आधुनिक उदारवाद भी कह सकते हैं, और जिसको हम कल्याणकारी राज्य भी कह सकते हैं, जिसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के ऊपर बल दिया था, और उद्योगों पर थोड़े बहुत नियंत्रण की बात की थी। हालांकि जो उदारवाद के मूल तत्व हैं, स्वतंत्रता, संविधानवाद, विधि का शासन, अधिकार, इनमें कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तीसरा जो चरण आता है उदारवाद का, वो है नव उदारवाद, जिसके दो भाग हमने बताए हैं, स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद। स्वेच्छातंत्रवाद फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, व्यक्ति के महत्व को प्राथमिक मानता है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जबकि समतावाद कल्याणकारी राज्य पर बल देता है, स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता के ऊपर भी बल देता है। हालांकि ये भी बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, प्रगतिशील करारोपण के ऊपर बल देते हैं। तो इस प्रकार उदारवाद के तीन चरण हमने आपको बता दिए। पहला चरण नकारात्मक उदारवाद, दूसरा चरण सकारात्मक उदारवाद, और तीसरा चरण नव उदारवाद। तो यहीं पर अपना उदारवाद समाप्त होता है।